धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं रविकांत चंदन जी, प्रोफेसर रतन लाल जी, उन समाज के लोग भी इस सरकार में ऊंचे पदों पर हैं, राष्ट्रपति जैसे पद पर भी बैठे हुए हैं जो है। तो लोकतंत्र पे यदि प्रश्न उठता है, लोकतंत्र पे कुठाराघात होता है, तो दर्द होना चाहिए और हो रहा है। और ऐसे तो हमारा आपका घर भी खोदा जाएगा तो उसके अंदर कुछ तो निकल आएगा जो 300 करोड़ देवी देवताओं की मूर्त के से मिलता जुलता तो हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ गोल भी है, चौकोर भी है, कोयले भी है, बहुभुजी भी है। आपने एक भी शेप तो छोड़ा नहीं है। हम समाज के दबे कुचले लोग, कमजोर लोग, गरीब लोग एक मंच पे आके कहें कि नहीं हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज, हर महीने 400 महिलाएं आती हैं। अंधविश्वास उन्मूलन समिति बनी है जो उनकी काम करती है। एक हमले ने निश्चित रूप से पूरे लखनऊ के बुद्धिजीवियों को जगाया है होंगे और वो दौर शुरू हो गया है जो है कि जब आप अच्छे कपड़े पहनने लगे, यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच गए, विश्वविद्यालयों में पहुंच गए, आपके घरों में टाइल लगने लगी है, 4 पहिया गाड़ी से चलते हैं, तो ये पेट में मरोड़ उठ रही है कि आप महंगे जीन्स पहन रहे हैं, महंगी वॉच पहन रहे हैं। एक सावित्रीबाई फुले स्टडी सर्किल बनने जा रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की भी स्थापना होने जा रही है। तो जो लोग इस बात को समझ रहे थे कि हम डर जाएंगे, उन्हें अब यहाँ से ये आवाज जा रही है कि हम डरने वाले नहीं हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। डॉक्टर रविकांत संघर्ष करो, डॉक्टर रविकांत संघर्ष करो। ऐसे लोगों को हमें अपने आदर्श बनाने चाहिए। हम लोगों के लिए संघर्ष किया, उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। स्टेन साहब को जरूर अपने मन मस्तिष्क में हमें रखना होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के तमाम बौद्धिक लोगों ने चिंतन किया। प्रदीप वर्मा जी मेरे साथ हैं, एडवोकेट हैं आप। क्यों आपको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है? इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र और प्रदेश में लगातार जिस तरह से जो है लोकतंत्र को दबाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। हमने देखा कि अभी लेटेस्ट मामला जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर रविकांत चंदन साहब हैं जो बगल में मौजूद भी हैं, और उनके साथ किस तरह से जो है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा और वहाँ एबीवी के छात्रों गुंडों के द्वारा क्लास में घुसकर गोली मारो गद्दारों को, सालों को, जो इस तरह से नारेबाजी की गई जो है, और ये आरोप लगाया गया कि ये जो है देशद्रोह कर रहे हैं जो है। उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, उल्टे उनके ऊपर एफआईआर लिख दी गई जो है, और उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उल्टा उनको नोटिस भी जारी कर दिया। उस वीडियो को एडिट करके विश्वविद्यालय के कुछ कुत्सित प्रोफेसर जो जातिवादी मानसिकता से पीड़ित हैं, उनके द्वारा छात्रों को उकसाकर इस तरह के हमले करवाया जा रहा है, और ये बहुत निंदनीय है। और इसी तरह की घटना प्रोफेसर रतन लाल के साथ हुई, और इसी तरह की घटना जो है प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी के पास साथ भी हुई जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और इस तरह की ढेर सारी घटनाएं आपने भी देखा। जिग्नेश मेवाड़ी को इसी तरह कैद किया गया जो है। पिछली सरकार में चंद्रशेखर रावण जी को 17 महीने जो है अवैध तरीके से जेल में रखा गया जो है। तो वो लोग जो आवाज़ हैं कमज़ोर लोगों की, इस कमज़ोर तबके की, इस देश के बहुजन समाज की लीड करते हैं, उनको दबाने का काम हो रहा है। आपने देखा किस तरह से लालू जी को जेल में गलत तरीके से रख, तो वो एक पूरी साजिश के तहत पॉलिटिशियंस को, बुद्धिजीवियों को और आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसे सत्ता पक्ष पे तो सवाल उठता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर बोलने वाले ज़्यादा होंगे, जैसे रविकांत जी जैसे बोलने वाले लोग या रतन लाल जी जैसे बोलने वाले लोग, अगर इनकी तादाद ज़्यादा होगी तो क्या इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा और गिरफ्तारियाँ भी कम होंगी? निश्चित रूप से इसमें एक रणनीति के तहत इस इश्यूज़ को उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक राइट है। आर्टिकल 91 के तहत हमको राइट टू प्रोटेस्ट, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन फॉर्म करने की स्वतंत्रता, क्योंकि एसेंशियल फंडामेंटल राइट है ये डेमोक्रेसी में जो है। और इस राइट को एसेंशियल माना गया है, फंडामेंटल को, और फंडामेंटल है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की एक आवश्यक शर्त है
क्योंकि ओपन डिबेट के बिना आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और जब तक आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उस डेमोक्रेसी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसके मायने ही डाइल्यूट कर जाते हैं, जो है फ्रस्ट्रेट कर जाता है, उसका ऑब्जेक्ट ही फ्रस्ट्रेट कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में समाज के लोगों को एक मंच बनाकर, साझा मंच बनाकर, जो कि पहले हमने देखा है इस चीज़ को कि हमारे जो पूर्व के राजनीतिज्ञ हैं उनके द्वारा जो प्रीवियस जो काम किए गए उससे काफ़ी सामाजिक एकता विकसित होते दिख रहे हैं। और आश्चर्यजनक पहलू यह है कि इन अपोजिशन उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी के नेता यहीं लखनऊ में बैठते हैं, अखिलेश यादव जी जो है, और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी जो तथाकथित जिन्होंने पूरे बहुजन समाज का ठेका एक तरह से ले रखा है, उनके ना ही कोई एमएलए, ना ही कोई एमपी, ना ही कोई उनके प्रतिनिधि या प्रदेश अध्यक्ष या ऑफिस बियरर का कोई स्टेटमेंट नहीं आया तक करने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, ये बड़ा। और इसके अलावा ये भी देखने में आया कि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रविकांत चंदन जी कोरी समाज से आते हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी जाटव समाज से आते हैं, उन समाज के लोग भी इस सरकार में ऊंचे पदों पर हैं, राष्ट्रपति जैसे पद पर भी बैठे हुए हैं जो है, और इसके साथ साथ जो तमाम विधायक, मंत्री और लोग लिस्ट गिनाते हैं। मेरी इस आपके नीरज भाई, आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील भी है कि वो लोग जो अपने जाति के नेताओं की लिस्ट लगाकर और उसका बड़ा बड़ा शुभकामनाएं संदेश देते हैं, जरा उन जाति के नेताओं से पूछिए और ये सवाल करने के समय है कि रतन लाल जी का मसले पर और प्रोफेसर रविकांत चंदन जी के मसले पर आपका क्या स्टैंड है, जो है आप बोलोगे या नहीं बोलोगे। जो है क्योंकि रविकांत जी खुद मौजूद हैं तो आपसे पूछ लेते हैं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, अब जो समय है मुझे लगता है कि उसमें दो ही विकल्प हमारे पास हैं, जो खास करके वंचित समाज है, कि या तो वो गुलामी स्वीकार कर ले या फिर संघर्ष करने के लिए तैयार। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें सिखाया उसमें तो सिर्फ हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हों, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्योंकि हमारी चाहे तरक्की हो, चाहे हमारी ज़िंदगी हो, चाहे हमारे मूल अधिकार हों, वो इन्हीं दो के मार्फत बचते हैं। और इसलिए ये जो लड़ाई है वो सिर्फ सामाजिक लड़ाई नहीं है, एक राजनीतिक लड़ाई भी है निश्चित रूप से। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं वो उनकी जो सामाजिक प्रतिबद्धता है उसके चलते बोल रहे हैं, उनकी कोई राजनीति नहीं है। और हम लोग इस पूरे मसले पर कोई राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, वो ये राजनीतिक मसला है भी नहीं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक उस अभिव्यक्ति की बात है, उस देश को और लोकतंत्र को बचाने की बात है कि जिससे हम सब की, चाहे वो राजनीतिक लोकतंत्र हो, सामाजिक लोकतंत्र हो या आर्थिक लोकतंत्र हो, जिसकी चिंता बाबा साहब ने की थी कि अगर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं आगे चल कर के संभव होता है तो राजनीतिक लोकतंत्र भी बेमानी हो जाएगा। इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस घटना के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा या घटा? निश्चित रूप से जिस तरह से लोग साथ आए हैं, उसमें चाहे सामाजिक संगठन हो, जो मीडिया है, खास करके यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं जो मनुवादी मीडिया है उसके बरक्स, चाहे उसमें नेशनल जनमत हो या और भी तमाम चैनल्स हैं, वो जिस तरह से साथ खड़े हुए सच के, वो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जिस तरह से लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी के सच के साथ खड़े हुए, उससे निश्चित रूप से हौसला भी बढ़ा है और लड़ने की ताकत भी मिली है, उम्मीद भी बढ़ी है। और मुझे लगता है कि हम लोग एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को जीतेंगे। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाने में अधिवक्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट हैं? मुझे लगता है कि इसमें अधिवक्ताओं को आगे आना चाहिए, और ये भारत का इतिहास रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन को देख लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन अधिवक्ताओं के नेतृत्व में लड़ा गया। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने संविधान बनाया, वो स्वयं अधिवक्ता थे, क्योंकि अधिवक्ता उसके टेक्निकल और कानूनी पहलुओं को समझ सकता है और उस तरह से वो ब्रीफ करके एक तरह जो सत्ता के द्वारा जो प्रायोजित हिंसा होती है और सत्ता के पास जो एक टूल्स होते हैं पावर के, वो आपको डैमेज करने के, तो उस तरीके से एक संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने का खाका तैयार कर सकता है। और चूँकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शक्ति पृथक्करण नियंत्रण का संतुलन का सिद्धांत माना गया है और जुडिशरी को कार्यपालिका से और विधायिका से अलग किया गया है, वो एक चेक बैलेंस थ्योरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी की कल्पना की गई है। लेकिन चूंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जब पावरफुल गवर्नमेंट्स होती है तो जुडिशरी और मीडिया दूसरी तरह से फंक्शन करती है, ऐसा इतिहास देखने में आया है। लिहाजा हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। बहुजन समाज इन अनुच्छेदों के सहारे, जो संविधान का अनुच्छेद बना है और ये जो इसकी उद्देश्य का जो सोशल और इकोनॉमिक फिलॉसफी उद्देश्य का में, इसके सहारे इस देश का बहुजन समाज
पिछले 75 साल से लड़ रहा था, और वो बहुजन समाज और इस देश का वंचित समाज तब भी लड़ रहा था जब इस देश में संविधान नहीं था। वो कबीर की वाणी से लड़ रहा था, वो बुद्ध की चेतना से लड़ रहा था, वो पेरियार के विचार से लड़ रहा है। इसलिए जब तक अन्याय और असमानता का विचार है, बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ अस्त्र है, इसका हम प्रयोग करते हुए अपनी संवैधानिक लड़ाई को जारी रखेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है, और इस काम के लिए मेरी अपील है कि हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को और विशेषकर अधिवक्ताओं को एट्रोसिटी एक्ट पर कार्यशाला करके, रिजर्वेशन एक्ट पर कार्यशाला करके और कानूनी पहलुओं पर हमारे लोगों की मदद करना चाहिए। क्योंकि एक्ट, SST एक्ट के ऑब्जेक्ट एंड रीजन में जब कोई एक्ट पारित किया जाता है तो लिखा जाता है ऑब्जेक्ट और रीजन। ये साफ साफ लिखा गया है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो आपके ऊपर हमले होंगे। और वो दौर शुरू हो गया है जो है कि जब आप अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच गए हैं, विश्वविद्यालयों में पहुंच गए हैं, आपके घरों में टाइल लगने लगी है, 4 पहिया गाड़ी से चलते हैं, तो ये पेट में मरोड़ उठ रही है कि आप महंगे जीन्स पहन रहे हैं, महंगी वॉच पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये होगा, ये ऑब्जेक्ट एंड रीजन में SST एक्ट के लिखा हुआ है, जिन साथियों को वो आप देख के पढ़ सकते हैं। पहन तो रही हैं और ज्ञान ले रहे हैं और दे भी रहे हैं, ये सबसे बड़ी तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द है, नेशनल जनमत को बहुत प्रिय है और उसके मूल में भी है, थिंक टैंक। जब भी मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूं, उसी को तलाशने की कोशिश करता हूं। इस कार्यक्रम में काफ़ी हद तक प्रोफेसर्स थे, एडवोकेट्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए वो लोग थे जो मानसिक गुलाम नहीं हैं और किसी के बंधन में नहीं हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से शायद शुरुआत हो वो एक्चुअल थिंक टैंक, जिसको हम आज भी खोज रहे हैं, पूरा बहुजन समाज खोज रहा है, वो इसके बाद लखनऊ में कम से कम नजर आ सकता है। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।